Hello viewers, my name is Bilal Khan and I'm here with another video regarding financial reporting, one of the paper from ACCA। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि IFRS 15 के स्टेप्स क्या होते हैं, IFRS 15 क्यों आया था और क्यों यूज होता है। तो मैंने जैसे कि लास्ट वीडियो में कहा था कि हम डिस्कस करेंगे कि हर स्टेप्स को जो है डिटेल में, क्योंकि आपका एग्जामिनर जो है वो आपसे हर स्टेप को डिटेल में पूछने वाला है। ऐसा नहीं है कि वो आपसे जस्ट 5 स्टेप्स को अप्लाई करवाएगा और आज जाके आपका रेवेन्यू रिकॉर्ड करवा लेगा और आपका पेपर में आप इजीली मार्क्स ले लेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपसे वो हर स्टेप के अंदर इन डेप्थ नॉलेज चाहता है। तो आए पहले थोड़ा सा इसको देख लेते हैं और IFRS 15 को शुरू करते हैं। तो IFRS 15 के जो 5 स्टेप मॉडल है वो एक दफा दोबारा देख लेते हैं। ये 5 स्टेप्स थे इसके। स्टेप नंबर 1 था आइडेंटिफाइंग द कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 2 था आइडेंटिफाइंग द सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन विद इन अ कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 3 था डिटरमाइन द ट्रांजैक्शन प्राइस। नंबर 4 था एलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस टू द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट। और स्टेप नंबर 5 है रिकॉग्नाइज रेवेन्यू व्हेन और एज अ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज satisfied. So these were basically the 5 steps model of IFRS 15। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और स्टेप नंबर 1 को इन डिटेल देखते हैं कि बेसिकली ये है क्या। स्टेप नंबर 1 जैसे कि आइडेंटिफाइंग द कॉन्ट्रैक्ट था। सॉरी। तो अब इसको थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। बेसिकली आइडेंटिफाइंग द कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या क्या चीजें कवर होती हैं। तो इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज दैट क्रिएट्स इनफोर्सेबल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो दो पार्टीज के दरमियान होता है और ऑब्लिगेशंस क्रिएट करता है, राइट्स क्रिएट करता है दोनों पार्टीज के दरमियान। जैसा कि मैंने लास्ट एग्जांपल में भी, लास्ट वीडियो के अंदर भी देखा था कि हमने एग्जांपल ली थी कि अगर हम पोटैटो खरीद रहे हैं या मैंगोस खरीद रहे हैं या एप्पल खरीद रहे हैं, वॉट, तो हमारे दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाता है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी नहीं है कि वो रिटन हो, ओरल भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है, कॉन्ट्रैक्ट कैन बी अग्रीड इन राइटिंग, ओरली और थ्रू अदर कस्टमरी बिजनेस प्रैक्टिसेस। तो इट 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 डजेंट मैटर कि जो है कि कॉन्ट्रैक्ट रिटन हो, ओरली भी हो सकता है, जस्ट वर्बली भी हो सकता है। अगर आपने किसी से जस्ट बात की है तो एज पर IFRS 15 दैट वुड बी योर कॉन्ट्रैक्ट। An entity can only account for revenue if the contract meets the following criteria। ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं। The parties to the contract have approved the contract and are committed to perform their respective obligations। पार्टीज कमिटेड होंगी। कॉन्ट्रैक्ट अगर रिटन है तो उसमें लिखा हुआ होगा कौन पार्टीज हैं। अगर ओरली हैं तो आइडेंटिफाइबल होगा, ऑब्वियस होगा कि कौन बायर है कौन सेलर है। सही है। फिर एक और पॉइंट देख लें इसमें कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, द एंटिटी कैन आइडेंटिफाई ईच पार्टीज राइट्स रिगार्डिंग द गुड्स और सर्विसेज टू बी ट्रांसफर्ड। राइट्स होंगे, जो सेलर होगा उसको पेमेंट मिल रही होगी, वो गुड्स दे रहा होगा, और जो बायर होगा वो गुड्स ले रहा होगा। और जो अपने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है या फिर जो उसके अगेंस्ट उसके पैसे बनते हैं वो उसको दे रहा होगा। ठीक है। तो ये जो है कॉन्ट्रैक्ट की कुछ क्राइटेरियाज हैं। एक और क्राइटेरिया क्या है, द एंटिटी कैन आइडेंटिफाई द पेमेंट टर्म्स फॉर द गुड्स और सर्विसेज टू बी ट्रांसफर्ड। पेमेंट टर्म्स क्या हैं, कैश में पेमेंट कर रहे हैं या फिर वो जो है उसको बाद में पेमेंट करेंगे, लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे। तो ये सब चीजें भी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा हैं। देन नेक्स्ट इज द कॉन्ट्रैक्ट हैज अ कमर्शियल सब्सटेंस। कॉन्ट्रैक्ट की कमर्शियल सब्सटेंस होगी, यानी कि उसकी कोई वर्थ होगी, मार्केट वर्थ होगी, मार्केट में इस तरह की और ट्रांजेक्शन भी होती रही होंगी, मतलब कमर्शियली वो वाइबल होगा। Then it is probable that the entity will collect the consideration to which it will be entitled to exchange for the goods services that will be transferred to the customer। ये आपको उम्मीद है कि समझ में आ गई होंगी। तो ये कुछ कॉन्ट्रैक्ट होने के क्राइटेरियाज हैं। और जैसे कि मैंने दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रिटन ओरली, और रिटन भी हो सकता है, ओरली भी हो सकता है, वर्बली भी हो सकता है, और किसी और फॉर्म में भी हो सकता है। तो इट डजेंट मैटर, जस्ट ये क्राइटेरियाज मीट होने चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। जरूरी नहीं है कि वो रिटन हो, उस पर दोनों पार्टीज के सिग्नेचर्स हो, इट डजेंट मैटर। आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं स्टेप नंबर 1 से रिलेटेड। ये एक एग्जाम्पल है मेरे पास जिसमें एल्यूना कंपनी हैज अ ईयर एंड ऑफ 31 दिसंबर 2011, हम इसको कह लेते हैं।
On 30th September 2011, Aluna company signed a contract with a customer to provide them with an asset on 31st December 2011. सही है, इसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया 30 सितंबर 2011 को और इसने प्रॉमिस किया कि मैं 31 दिसंबर को गुड्स जो है या फिर एसेट जो है वो ट्रांसफर कर दूंगी। कंट्रोल ओवर द एसेट पास टू द कस्टमर ऑन 31 दिसंबर 2011, तो जब कंट्रोल पास होगा तभी रेवेन्यू जो है सेल कहलाएगी वो, और वो रिस्क, क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड जब भी कस्टमर के पास ट्रांसफर होंगे तभी वो सेल कहलाती है, अदरवाइज वो नहीं कहलाती। द कस्टमर विल पे $1 million ऑन 30th जून 2012। सही है, उसको हम 12 कह लेते हैं, उसको हमने 11 कहा था। अच्छा, by 31st December 2011, Aluna company did not believe that it was probable that it would collect the consideration that it was entitled to। भाई उसको 31 दिसंबर को ऐसा लग रहा है कि कस्टमर उसको जो है पैसे देगा ही नहीं, कंसिडरेशन देगा नहीं। अगर कंसिडरेशन नहीं देगा तो वो सेल नहीं होगी, तो आप रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि ट्रांजैक्शन प्राइस जो है होनी चाहिए और परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन भी क्लियर होनी चाहिए। जो 5 स्टेप मॉडल है, अगर आप इस पे अप्लाई करेंगे तो इस पे बिल्कुल भी अप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि उसको ये लग रहा है कि वो पैसे नहीं मिलेंगे अगेंस्ट द गुड्स और द एसेट्स। सही है, तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि हम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, क्योंकि सेल होगी नहीं और ये बहुत ही कम चांसेस देंगे कस्टमर आपको पैसे देगा। Therefore, the contract cannot be accounted for and no revenue should be recognized। होपफुली आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा आप नीचे कमेंट करें, आई विल आंसर यू। सही है, दिस वाज द आइडेंटिफाइंग द कॉन्ट्रैक्ट स्टेप नंबर 1। Now moving towards another step, that is step number 2, identifying the separate performance obligations within a contract। जैसा कि हमने लास्ट एग्जांपल में भी देखा था कि हमारे पास एक सर्विस थी, गुड्स थी, तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बेसिकली, जैसे कि अगर हम पोटैटो की एग्जांपल लें, अगर हम कार्ट से जाके पोटैटोज खरीद रहे हैं, तो जो पोटैटोज हैं बेसिकली दोज आर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। लेकिन अगर अप्लायंसेज हैं, फॉर एग्जांपल हम नॉर्मली टेलीविजन ले रहे हैं, रेफ्रिजरेटर ले रहे हैं, ओवन ले रहे हैं, इस तरह की कोई चीज खरीद रहे हैं, तो उसमें नॉर्मली जस्ट एसेट नहीं होता, जस्ट गुड्स नहीं होते, उसके अंदर सर्विसेज भी होती हैं नॉर्मली। अगर एक अच्छी आप क्वालिटी का, अच्छे कंपनी का, अच्छी जो एक फेमस कंपनी है उसका आप अगर कोई अप्लायंस खरीद रहे हैं, तो नॉर्मली सर्विस भी दे रहे होते हैं, 12 महीने की वारंटी या गारंटी, इस तरह की चीजें भी दे रहे होते हैं, सर्विसेज भी दे रहे होते हैं। सो दैट सर्विसेज इज अनदर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। तो हमने देखना होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट में कितने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, तो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं और जस्ट एक भी हो सकता है इन केस ऑफ गुड्स। और फिर हमने उसमें देखना होता है कि पॉइंट इन टाइम हमने रेवेन्यू को रिकॉर्ड करना है या जो है ओवर टाइम रिकॉर्ड करना है। तो आए स्टेप नंबर 2 को रीड कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ ये ऑलरेडी यहाँ पे चीजें लिखी हैं ताकि हमारा यहाँ पे टाइम जाया ना हो। अच्छा जी, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आर प्रोमिसेस टू ट्रांसफर ऑफ डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज टू अ कस्टमर। डिस्टिंक्ट मींस उसमें डिफरेंशिएशन होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट मींस उसके अंदर डिफरेंस होना चाहिए, अलग होने चाहिए, वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आर प्रोमिसेस टू ट्रांसफर डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज टू अ कस्टमर, के हम जो है उसमें प्रॉमिस होता है कि भाई बायर जो है वो बायर से जो है सेलर है वो प्रॉमिस कर रहा होता है कि मैं आपको ये चीज दूंगा, इसके अगेंस्ट आप मुझे ये सर्टेन कंसिडरेशन दोगे, जो कि विद इन अ कॉन्ट्रैक्ट हमारे क्राइटेरिया भी है। सही है। अच्छा, सम कॉन्ट्रैक्ट्स कंटेन मोर देन वन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, जैसे कि मैंने कहा, फॉर एग्जांपल एन एंटिटी में एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर टू सेल अ कार व्हिच इंक्लूड्स 1 year फ्री सर्विसिंग एंड मेंटेनेंस। सही है, मैंने आई गेस ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। एक और एग्जांपल दी हुई है इसने, एन एंटिटी माइट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर टू प्रोवाइड 5 lectures एज वेल एज टू प्रोवाइड अ टेक्स्ट बुक ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द कोर्स। सो अगेन इसमें भी दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, ऊपर वाले में भी जो है इसने दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन थे, कार थी और सर्विसिंग थी। आई गेस इट इज क्वाइट क्लियर नाउ। The distinct performance obligation within a contract must be identified। अलग अलग जो distinct performance obligations हैं वो identifiable होनी चाहिए easily, क्योंकि हमें उसकी फिर स्टैंड अलोन प्राइस भी हमें चाहिए होती है, इस वजह से वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए और आइडेंटिफाइबल भी होने चाहिए। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मे नॉट बी लिमिटेड टू द गुड्स और सर्विसेज दैट आर एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। जरूरी नहीं है कि वो एक्सप्लिसिटली बताए गए हों तो ही हमें बताऊंगा, कुछ और भी हो सकते हैं। एंटिटीज कस्टमरी बिजनेस प्रैक्टिसेस
publish policies or specific statement may create an expectation that the entity will transfer goods to the customer. ये आपको मेरे ख्याल में बात समझ में आ रही होगी, मुझे इसको मजीद एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, जस्ट अ सिंपल इंग्लिश। अच्छा जी, an entity must decide if the nature of a performance obligation is to provide the specific goods service itself, that is the entity is the principal I'm sorry, to arrange for another party to provide the goods or services। ये एजेंट की बेसिकली बात कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आप डायरेक्ट सेलिंग ना कर रहे हो, बल्कि बीच में एक थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व हो जो कि सेलिंग में इन्वॉल्व हो। जैसे कि नॉर्मली जो रेंट, हम प्रॉपर्टी वगैरह अगर रेंट पे हमें चाहिए होती है या हम खरीद रहे होते हैं, ब्रोकर को इन्वॉल्व कर रहे होते हैं, तो हो सकता है उसमें कोई ब्रोकर इन्वॉल्व हो, तो ऐसा भी हो सकता है। तो अगर आप रेवेन्यू फ्रॉम एजेंट पर पर्सपेक्टिव से रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपका रेवेन्यू सिर्फ कमीशन का होगा। तो ये आपने बहुत गौर से एग्जाम में देखना है कि क्या रेवेन्यू सिर्फ एजेंट का तो नहीं है। अगर वो डायरेक्टली सेल कर रहा है तो रेवेन्यू डायरेक्टली रिकॉर्ड करेगा, लेकिन अगर वो एजेंट का है, एजेंट हैं आप, आपकी कंपनी एजेंसी का काम करती है, तो आप सिर्फ कमीशन इनकम रिकॉर्ड करेंगे। If an entity is an agent, then the revenue recognized on the fee or commission to which it is entitled to। सही है जी, मैंने आई गेस एक्सप्लेन इजीली कर दिया है। Revenue of an agent, that is a property or stock broker, would be its commission। सही है, because his business is to work on commission basis। एक छोटी सी एग्जांपल और है, फिर हम इस वीडियो को एंड कर देंगे। एंड इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग स्टेप नंबर 3। सही है, तो एग्जांपल को देख लेते हैं। Rosemary company's revenue include $2 million for goods it sold acting as an agent for Elaine। ये रोजमेरी कंपनी है जिसने 2 मिलियन का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया है एक्टिंग एज एन एजेंट। सही है, इसने पूरा का पूरा रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया है 2 मिलियन का। ठीक है, रोजमेरी कंपनी अर्नड अ कमीशन ऑफ 20% ऑन दीज सेल्स। ये एजेंट कंपनी थी, लेकिन इसने क्या किया, गलती क्या की है, इसने एरर किया है, इसने 2 मिलियन का पूरा पूरा रिकॉर्ड कर लिया है। हालांकि इसका बनता कितना है, 20%। अगर हम 2 मिलियन का 20% निकालें तो दैट वुड बी 4 लाख। 20 लाख का अगर आप 20% निकालेंगे तो जस्ट 4 लाख बनता है, लेकिन इसने पूरा का पूरा 2 मिलियन यानी 20 लाख रुपए का रिकॉर्ड कर लिया है। एंड इसने क्या किया, रेमिटेड द डिफरेंस ऑफ 1.6 बिलियन इंक्लूड इन कॉस्ट ऑफ सेल्स टू एलेन। इसने एक और गलती की है, आप भंड कह लें इसको, गलती कह लें, इसने इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स में भी शामिल किया हुआ है। तो ये पूछ क्या रहा है हमसे, हाउ शुड द एजेंसी सेल बी ट्रीटेड इन रोजमेरीज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो बेसिकली इसने ऑलरेडी रिकॉर्ड किया हुआ, तो हमें उसको रिवर्स करना पड़ेगा। इसने करा क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल्स को डेबिट कर दिया है 20 मिलियन से और रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया है। हम क्या करेंगे, 1.6 मिलियन से इसको रिवर्स कर देंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स को क्रेडिट कर देंगे और रेवेन्यू को डेबिट कर देंगे, क्योंकि कितने से इसने ज्यादा रिकॉर्ड किया है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में भी और रेवेन्यू में भी। तो इसलिए हम इसको रेवेन्यू को डेबिट कर रहे हैं ताकि रेवेन्यू कम हो जाए, और कॉस्ट ऑफ सेल्स जो कि एक्सपेंस की नेचर होती है उसको हम क्रेडिट कर रहे हैं ताकि आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स भी कम हो जाए। तो दिस वाज योर स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 को भी हमने देख लिया, स्टेप नंबर 2 को भी हमने देख लिया। अच्छा, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप अगर ये वीडियोस देख रहे हैं तो सारी एक तो सीक्वेंस में देखें, सेकेंडली साथ साथ एग्जाम किट को सॉल्व करना शुरू कर दें, क्योंकि मैं नॉलेज तो दे रहा हूँ और साथ में अपनी एक दो एग्जाम्पल्स भी कराता हूँ। लेकिन अगर आप किट नहीं कर रहे तो साथ में किट को भी चलाएं ताकि आपकी प्रिपरेशन फास्ट होती रहे। और अगर कोई चीज़ें हैं तो आप, जैसे मैंने कहा, हमेशा मैं कहता हूँ आप नीचे पिक्चर लेके भेज दें, आप कोई और चीज़ें इस तरह करके स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज सकते हैं ताकि मैं आपकी इसमें हेल्प आउट कर सकूँ, लेकिन विद इन कॉमेंट। ठीक है, अच्छा, तो नेक्स्ट वीडियो के जैसे मैंने कहा कि हम स्टेप नंबर 3 पे जाएंगे। टिल देन गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।